जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसी और धर्मगुरु जी के इतिहास की लगातार 16वीं क्लास है। इसमें हमारा पूरा मध्यकाल का मुगल काल और आधुनिक भारत की सारी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी कवर करवा दी है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 30 मिनट तक भी जा सकती है। हमारा इतिहास पूरा कवर हो गया है। जितने भी 2-3 से 4-5 प्रश्न बनेंगे सब इसी से, कोशिश है कि यहीं से बनेंगे। बाकी आपको स्वयं से भी कुछ अध्ययन करना है जिससे कोई भी हमारा प्रश्न छूटने ना पाए। तो कोई भी नया साथी हो तो वो पिछली क्लासें जरूर अटेंड कर लेना, और जो भी निरंतर करते रहे हैं तो उनको मैं रात में 9-10 बजे ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और तुगलमा नीति की ओर से तोपखाने का प्रयोग। ये पानीपत का प्रथम युद्ध आपको सबको पता है कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने किया। ठीक है, सबको पता है। और दूसरा ये काल चलता है 1857 तक। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि जो तुगलमा नीति थी उसने बाबरनामा में अपने जो लिखी है, बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा, पहली बात तो किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने, बाबरनामा। ठीक है, और यहाँ पर बाबर ने तोपखाने का उपयोग किया। अब यहाँ से मैं दूसरा प्रश्न बनाऊंगा कि किस वंश को समाप्त कर मुगल काल की स्थापना? तो लोधी वंश को। किस शासक को? इब्राहिम लोधी को समाप्त कर। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी बात, एक प्रश्न और बन जाएगा कि बाबर कहाँ से भारत आया? तो पंजाब से आया। इसने 1518-19 में एक पंजाब के हिंदू राजा को हराया था, लेकिन फिर से उसको वापस लौटना पड़ा था। दोबारा इब्राहिम लोधी के चाचा और कुछ भाइयों ने आमंत्रित किया किसको? बाबर को बुलाने में। तो ये बातें थोड़ी समझते चलेंगे तो हमारे दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है, अगली हमारी बात शुरुआत करते हैं। अब ये मैंने बता दिया 1526। अब जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ये सभी को पता है, शेर शाह सूरी ने करवाया। हुमायूं को खदेड़ दिया था भारत से चौसा के युद्ध से 1539 में। ये हमारी कोलकाता से सीधे पेशावर पाकिस्तान तक जाती थी। अभी वर्तमान में अमृतसर भी बोल सकते हैं आपकी, अमृतसर तक जाती है। अच्छी, देखो पहले से भी ये सड़क थी लेकिन बाद में उसको पक्का करवाया और जगह जगह चुंगी और पेड़ लगवाए और सुरक्षित चौकियों की व्यवस्था की। ये सारी चीजें करवाई गई, इसलिए श्रेय जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अब इसमें तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अबू फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मनसबदारी प्रणाली किसके शासन में प्रारंभ हुई? ये अकबर के में हुई और ये शेर शाह सूरी को देख के हुई। तोरनमल एक वित्त मंत्री थे, इनके नवरत्नों में से एक अकबर की, उन्हीं की एक सलाह पर ये मनसबदारी प्रणाली को शुरुआत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, महान संगीतक तानसेन हुए, इनका जो बचपन का नाम रामतनु पांडे था, किसके दरबार में थे? ये भी अकबर के। मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे आप मौर्य काल देखेंगे उसमें कोई चीज आपसे किसी के समकालीन पूछे तो तुरंत अकबर अशोक लगा देना। जैसे ही आप गुप्त काल में है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगा देना, यदि ना क्लियर पता हो। और आप जैसे ही मुगल काल में दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत में आपको सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी लगाना है, और मुगल काल में आएंगे तो उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा आंख बंद करके अकबर लगा देना है, यदि आपको क्लियर पता नहीं है। तो इन चारों समय काल में चारों शासक महान थे, और इन्हीं के सामने जितने भी इनके समकालीन हुए कला साहित्य और जितने भी अन्य विकास में, तो इन्हीं के सामने थे। ठीक है, तो इसमें अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, यदि क्लियर पता है तो बिल्कुल नहीं, बाकी तुक्का लगाना तो इन्हीं के लिए लगाना है। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा प्राप्त किया? तो ये किया होगा, आप लोगों को मैंने बताया कई बार, जहांगीर के में, और इसका ऑप्शन डी है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? ये थोड़ा आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये हुमायूं नामा हुमायूं की बेटी गुलबदन बेगम, ठीक है, के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न हमारा, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया और किस नाम से जानी गई? ये थोड़ी चीजें आप लोगों को जानने की बहुत जरूरत है, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। अकबरनामा, आईने अकबरी, इकबालनामा, रजमनामा। तो महाभारत को रजनामा फारसी में। अब जितनी भी किताब राजतरंगिणी है और योग वशिष्ठ है, इन सारी किताबों का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में ही हुआ है, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। ठीक है, सब आंख बंद करके लगा देना है। रामचरितमानस 1631 संवत, ये तिथि दी है 1574, तो एक बार का काल होगा कि लेखक तुलसीदास ने किसके समकालीन थे?
ये रामचरितमानस की शुरुआत देखने की किसमें हुई है हमारी, फिर आप लोगों को कोई बताने की जरूरत नहीं है, अकबर में। ठीक है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? ये आपको दिया होगा पानीपत के, नहीं एक सॉरी, ये खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा से 1527 में। 1526 में हुआ पानीपत का पता है, 1527 में खानवा का होता है, 1528 में आपका तो उसका क्या चंदेरी का होता है। तो ये लगातार युद्ध हुए। तो जैसे ही खानवा की युद्ध में विजय प्राप्ति होती है तो यहाँ पर जिहाद का नारा, धर्म मतलब जिहाद का मतलब ये होता है कि जहाँ भी आप हैं वहाँ इस्लाम धर्म के शासकों की स्थापना, ये होता है धर्म युद्ध। ठीक है, कि इस्लाम के शासक यहाँ पर स्थापित हों, इस्लाम धर्म की स्थापना। अगला प्रश्न, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली? ये आपको पता होगा शाहजहां ने किया था। बाकी सब लोग आगरा में ही स्थापना हुई थी, ये पहले दिल्ली नहीं हुई थी, दिल्ली सल्तनत की दिल्ली थी। फिर आगरा आ जाएंगे हम लोग, शाहजहां फिर दिल्ली लेके जाएगा। ठीक है, शाहजहानाबाद नगर भी शाहजहां ने बसाया था। तो अब छोटी छोटी बातों को परेशान नहीं करना है। किस राजपूत वंश ने मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया? ये थोड़ा आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला प्रश्न हो सकता है। चौहान ने समर्पण किया था, चंदेल ने, परमार ने। केवल एक सिसोदिया वंश था जिसने महान शासक हुए, पराक्रमी, महान पराक्रमी, वीरता वाले, साहस वाले सिसोदिया वंश में शासक हुए। उन लोगों ने कभी मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया। तो ऑप्शन इसका डी है। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में लड़ा गया। अब किस किस के बीच है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा होगा हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल शासक के सेनापति और आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासन काल में पद्मावत की रचना की? ये रचना की है हमारी मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासन काल में पद्मावत की रचना की है? ये की है आपकी अकबर के में। एक सेकंड, इसमें थोड़ा मैं करूँ, ये नहीं है पद्मावत की रचना अकबर की में नहीं है, शेरशाह सूरी के शासन काल में की है। ठीक है, उसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा, चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया। अब इसको मैंने बता दिया है कि किसको पराजित किया है, ये शेरशाह सूरी ने किया है पराजित। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया? ये लगाया है औरंगजेब ने। एक बार पहले बात सुन लेना, भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फिर दोबारा फिरोज शाह तुगलक ने, ये थोड़ा इसमें अंतर है, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को छोड़कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। तो फिर जजिया कर ब्राह्मणों को भले ही ना देना पड़ा और इसके दिल्ली की जनता के द्वारा दिया गया था ब्राह्मणों के हिस्से का। फिर अकबर ने समाप्ति की है और यहाँ औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। शाह आलम रंगीला ने बिल्कुल से समाप्त कर दिया राजा जयचंद की अनुरोध पर। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल से जजिया कर समाप्त होगा शाह आलम रंगीला के शासनकाल में। किस वर्ष बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है? ये 1699 में ही होगी खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस युद्ध के बाद भारत ने मुगल शासन की पुनर्स्थापना की? ये सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1955 में और 1955-56 में हुमायूं वापस लौट के आया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में लड़ा के वापस भेज दिया गया था। तो यहाँ पर तुरंत 26 से 39 तक मुगल काल खत्म हो जाता है। फिर 15 वर्ष बाद दोबारा हुमायूं आक्रमण करता है। तो शेरशाह सूरी के कमजोर शासक हुए हैं, उनको हराकर फिर से स्थापना होती है भारत में मुगल काल की। अकबर ने किसको कविराज की उपाधि दी? ये बीरबल को दी थी। ये थोड़ा समझ लेना है। अबू फजल, फैजी अबू फजल के बड़े भाई, जितने भी फारसी में अनुवाद किए ये फैजी ने किए हैं। अब्दुल रहीम, इनका हिंदी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा था काव्य साहित्य में। तो ये चारों लोग आप लोग ये जानेंगे कि मुगल काल से संबंधित है। और ये अब कोई भी प्रश्न यहीं से मुझे निकलने की ज्यादा संभावना है। कौन मुगल शासक बीड़ा बजाने में निपुण था? देखो ये थोड़ी एक विरोधाभास बात है। शाह आलम रंगीला ने जजिया कर, मैंने बताया है कि खत्म कर दिया था। औरंगजेब के संगीत पे, धार्मिक, इन सारी चीजों पर रोक थी, लेकिन यही सबसे ज्यादा निपुण था बीड़ा बजाने में। तो ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो पता हो जाना चाहिए। आधुनिक भारत की अब हम लोग शुरुआत कर लेंगे।
कहाँ से? 1857 से 1947 तक। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह की शुरुआत। कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं प्रथम, कुछ लोग विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग आंदोलन मानते हैं। तो जिसको जो मानना हो मान लेने, तो हमको केवल समझना है कि क्या था। ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 10 मई 1857 को। ठीक है, बैरकपुर मेरठ में आप लोगों से मैं बता दूं, झांसी का जो प्रतिनिधित्व किया लक्ष्मीबाई जी ने, कानपुर का नाना साहेब ने, लखनऊ का बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अगला जो हमारा है वो मेरठ 10 मई 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में शुरुआत होती है मंगल पांडे के द्वारा। अब इनका मई में 10 शुरुआत होती है और 8 अप्रैल को इनको, 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। किसको? मंगल पांडे जी को। तो जो 1857 में प्रथम शहीद आपके माने जाएंगे तो मंगल पांडे माने जाएंगे, ये याद रख लेना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना, यहाँ के इसके बाद बनेगा फिर वही गवर्नर जनरल था, वही वायसराय बनाएगा। तो ये हमारा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और जो इंग्लैंड का जो पीएम था, प्रधानमंत्री था, वो था लॉर्ड पामर्स्टन। जब 1857 की क्रांति होती है हमारे भारत में, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल, अब इसको तो मुझे बताने की बात नहीं है, विलियम बेंटिंग, सभी को पता होगा। ठीक है, अगला हमारा 1857 के विद्रोह की शक्ति का संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? अब यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगी? बहादुर शाह द्वितीय का सहयोग बिल्कुल मिला था, सैनिकों का सहयोग मिला था, झांसी की रानी की वीरता देखने को मिली थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता, आपने बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, इन सारी चीज़ों को देखा होगा कि यहाँ पर सबको देखने को मिला था कि हिंदू मुस्लिम एकता अभी भी भारत में स्थापित है। ठीक है, अब हमारा अगला 1857 में कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया? ये करेंगे हमारे जगदीशपुर बिहार का। ठीक है, बिहार जगदीशपुर एक गांव है, वहाँ से एक आप जमींदार के तौर पर मान सकते हैं, लेकिन बड़े उच्च लेवल पर इस 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ये अभी अच्छे लोगों को पता नहीं होगा इसका उत्तर। हमारा ये आपको इसलिए पता है क्योंकि ये सीधा हमारा चिन्हों से या धार्मिकता से जुड़ रहा है। अशोक चिन्ह ये तो बाद में अपनाया गया, तिरंगा ये बाद में 1857 में। तो कमल और गदा, कमल और चपाती, ये कमल का मतलब आप लोगों, चपाती का मतलब हो गया आपका किसान, और कमल का मतलब हो गया मजदूर। तो ये मजदूर और किसानों का आंदोलन मुख्यतः बन के रह गया था, इसीलिए ये हमारा विफल माना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन एकता को जरूर दिखा के गया अंग्रेजों को कि भारत में अभी भी आप कितना ही कुछ कर लें, धार्मिक आधार पर एकता है। उदारवादी चरण कहा जाता है, किसको चरण कहा जाएगा? हमारा 1850 की जब स्थापना होगी कांग्रेस की, और 1905 तक। तो इसका ऑप्शन हमारा ये है। मैं थोड़ी 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसके बारे में और कुछ जानकारियां दे दूं। जब हमारे यहाँ पर विफल होने का मूल कारण ये था कि मध्यम वर्ग, जो हमारा संपन्न वर्ग था, उसका प्रतिनिधित्व नहीं था, उसका सहयोग नहीं था। दूसरा, हमारा दक्षिण भारत का कोई भी सहयोग नहीं था, ये केवल उत्तर भारत के राज्यों में या कुछ इलाकों में रहकर सिमट कर रह गया था, और इसमें मुख्यतः सैनिकों का विद्रोह बनकर रह गया था। दूसरा, सहयोग तो सबसे ज्यादा मजदूर किसान के और कुछ साहूकार थे, क्योंकि यही सताए हुए थे अंग्रेजों की नीतियों की। और सबसे ज्यादा जो हमारे लोग शासक हुआ करते थे राज्यों की, उनके ऊपर उनकी हड़प नीति, राज्य हड़प नीति जो डलहौजी ने चलाई थी, वो भी सबसे ज्यादा असंतुष्ट थे। तो इसी के आधार पर इसने किया। लेकिन एक राष्ट्रीय एक व्यापक दृष्टिकोण या एक कार्य योजना ना होने के कारण ये हमारा अलग अलग हो गया, छिन्न भिन्न, तो इसी वजह से ही असफल हो गया। तो ये मुख्य कारण रहा उस वहाँ का असफल होने का। बाकी अच्छी वीरता दिखाई उस समय लोगों ने कि जहाँ हमारा भारत अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ था, उस समय पूरे देश को, पूरे उत्तर भारत को एक छत्र हिंदू मुस्लिम एकता के सामने पेश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये होगा मुंबई में। ठीक है,
लॉर्ड डफरिन उस समय हमारे भारत के कौन थे? वायसराय। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता की है राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है। इसके महासचिव जिसने स्थापना की है वो है A.O. ह्यूम। तो इसी में से 4 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। तो पहला हमारा बॉम्बे है, मैंने बता दिया है, तो अब यहाँ आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाए। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपको पता है कि कर्जन होना चाहिए, ये हमारा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन इसका डी है। अगला हमारा देखो, जैसे ही बंगाल विभाजन होगा हमारा आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर इसको 1913 में फिर से समग्र ये जो भी विधेयक लाया गया था, कानून बनाया गया था बंगाल विभाजन का पूर्वी और पश्चिमी में, इसको समाप्त करके फिर से एकत्रित कर दिया जाता है 1913 में। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये सबसे ज्यादा जो परेशान थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ये ड्रेनेज ऑफ मनी का सिद्धांत लेके आए और यही प्रथम थे जो ब्रिटिश संसद में सांसद के रूप में चुने गए भारतीय। ये प्रथम थे दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है। अगला, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, क्या थे? प्रार्थना, याचना, विरोध। यहाँ से फिर निकलेगा हमारा नरम उग्र दल या गरम दल। फिर 1905 से शुरू होगा 1917 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता है, यहाँ कहा जाएगा आप क्या? उग्रवादी चरण। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की भूमिका सक्रिय होगी और इन्हीं को भारत की अशांति के रूप में कुछ इतिहासकार संबोधन करते हैं। तो ये उग्रवादी चरण हो गया 17 तक। फिर होगा 17 के बाद हमारा गांधीवादी युग। अब यहाँ से थोड़ा गौर से चलना है, कुछ ज्यादा प्रश्न है नहीं। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन? ये आपको मैंने बता दिया था कि स्वदेशी हमारा आंदोलन चलाया जाएगा, ऑप्शन सी है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये हमारी बनेगी एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन भारत की जो प्रथम महिला बनेगी वो बनेगी सरोजनी नायडू। तो ये दोनों समझ लेना है प्रश्न। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? मैंने इस प्रश्न को किसी ग्रुप में कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए देखा है। देखो, पहली बात तो 1906 में मैं एक जानकारी दे दूं कि ये मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, सलीमुल्ला खान ने की है, जो ढाका के नवाब थे उस समय। मुस्लिम लीग स्थापना हो जाती है। 1 अप्रैल 1912 को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है राजधानी। लेकिन ये जो घोषणा की जाती है वो दिल्ली में की जाती है, क्या? जॉर्ज पंचम जो भारत की यात्रा पर थे उस समय की जाती है 1911 में। तो ये यदि आपको घोषणा की जाती है तो वो आपकी 11 में, लेकिन जो ट्रांसफर की जाती है वो 12 में। तो आप लोगों का जो सही उत्तर बनेगा वो 11 ही बनेगा, क्योंकि घोषणा कर दी गई थी कि यहाँ मान लेते हम बता रहे हैं कि जैसे कोई अधिनियम बन गया हमारे भारत में, राष्ट्रपति से परमिशन मिल गई, तो वो वही का उसी डेट का माना जाएगा कि ये 2013 का पॉक्सो का हमारा एक्ट है, मान लेते हैं आप। तो अब ये नहीं है कि 15 में लागू करती है भारत सरकार तो वो 15 का माने जाएगा, वो माना जाएगा 11 का। तो आप लोग यदि लगा के आएंगे तो उसको क्या लगा के आना है? 1911। अब वो स्थानांतरित तो 12 में हुई है, वो एक अलग बात है। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे हार्डिंग, तो इसको भी थोड़ा याद रखें। जॉर्ज पंचम हमारे के यहाँ यात्रा की थी जब ये हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? अब ये विभाजन आपको देख लेना है, ठीक है। ये विभाजन होता है हमारा 1907 को सूरत में, और 1916 को, ये गलत टाइप हुआ है, ये 1916 को लखनऊ के एक अधिवेशन में फिर से मर्ज हो जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 8-9 साल अलग रहते हैं, क्योंकि नरम और गरम दल में दोनों में एक दूसरे के विचारों में समझ या सहमति नहीं बन पा रही थी, ठीक है। अगला, सत्याग्रह क्रियाविधि का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? ये अब आप लोग समझेंगे कि कहाँ किया गया। ये किया गया चंपारण में,
यहाँ से महात्मा की उपाधि हासिल की। तो यहीं से जो सूट बूट में आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो यहाँ से एक फिर आप लोग मान सकते हैं कि धोती में अब पूरे जीवन जब तक स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रण लिया था हासिल ना कर ले, जब तक ऐसे ही सादा जीवन एक गरीबी या किसान की भूमिका में निभाएंगे। तो यहाँ से आप लोग चंपारण से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी। जय हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है एकता, अनुशासन, क्रांति, विजय। ये होती है विजय। ठीक है। हिंद, जय हिंद का मतलब होता है, जय का मतलब विजय, हिंद का मतलब भारत। तो इसका शाब्दिक अर्थ है भारत की विजय। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी इन्हीं का नारा था। ठीक है। 1947 के बाद किस राज्य भारत संघ में बलपूर्वक मिलाया गया? ये हैदराबाद को मिलाएंगे हम लोग। कश्मीर धोखे से नहीं लगाना, कश्मीर के तो राजा हरि सिंह ने सहमति दी थी। तो ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये सबको पता है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी 1929 में, लेकिन 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज्य। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये चेक करेगा हमारा 1942 में। देखो, जब शुरुआत होती है कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो बॉम्बे से होती है। जब भारत हम लोग छुड़वाएंगे आखिरी होगा तो भी बॉम्बे में होगा। तो ये दोनों चीजें जोड़ लेना है। अगला हमारा 1943 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो सिंगापुर में, जापान से सिंगापुर में आके सेना तैयार कर लिए थे बोले, और वहां पर एक स्वतंत्र भारत की सरकार भी घोषित कर दिए थे। देखो, कहीं ना कहीं हर स्तर पर सारे भारतीयों का योगदान था। ये कभी कुछ आपको एक अजीब बातें यहाँ पर मैं प्रश्न आएगा तो बताऊंगा कि आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर। ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ये अमृतसर में हुआ। ठीक है। तो ये मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ये हुआ है आपका 1930 में। साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं हमारे 385 किलोमीटर चले हैं। ठीक है। यहाँ पर याद रख लेना है दांडी। यहाँ केवल भूख हड़ताल का भी यहीं से शुरुआत हुई थी इनकी, तो 1930 में की है दांडी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी क्यों दी गई? ये अब मुझे बताने की ज़्यादा नहीं है। लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण फांसी दी गई है। ठीक है। अगला, गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, रॉलेट एक्ट से, सबने अवज्ञा आंदोलन से। तो ये जो गांधी और इरविन का समझौता था, ये था हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन से। और कुछ लोग, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग नाराज थे कि आपने ये रुकवा नहीं पा रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों की फांसी, और आप इरविन से समझौता कर रहे हैं। तो अपना अपना एक अलग नजरिया था। वो गांधी जी की जो उस समय सोच थी कि मैं यदि हिंसा का समर्थन करता हूँ तो जो मेरा लक्ष्य है उससे भटक जाऊंगा और इनको, अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आंतरिक रूप से तो गांधी जी ने जरूर प्रयास किया था, लेकिन बाहरी तौर पर नहीं किया। तो अंग्रेज चाह भी रहे थे इस बात को कि गांधी जी खुलकर आकर इस हिंसा का सपोर्ट करें और हमको एक मौका मिल जाए। तो अपनी अपनी समझ थी। वर्तमान में इसी को लोग अपना विश्लेषण करते रहते हैं इन्हीं बातों का, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार कहाँ पर प्रयोग किया? वो सॉरी, मैं उसमें दांडी का बता गया। ये अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल होती है 1918 में। यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। दांडी में यात्रा में वो पैदल यात्रा की थी, और वो पैदल यात्रा नमक के लिए नहीं की थी, वो उन्होंने भ्रमण के लिए और भारत की जुड़ाव लोगों का कि हाँ हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया है, इसके लिए की थी। लोग बाग उसको देखते हैं कि नमक फ्री या नमक टैक्स कम करवाने के लिए की थी। तो इतिहास का हर चीज़ का अलग अलग अर्थ होता है, हम मायने अलग होते हैं। तो एक जो लिखी है उसको वही नहीं मान लेना। क्रिप्स मिशन असफल क्यों रहा था? इसको देख लेंगे। चर्चिल का प्रक्रियावादी होना, गांधी का शांतिवाद, रक्षा मंत्री के कार्य पर क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का प्रस्ताव। ये जो क्रिप्स मिशन आया था वो सीधे एक बहलाने फुसलाने वाला था कि आप लोग हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें, यहाँ ज़्यादा रायता ना फैलाएं भारत में, और जब हमारा दूसरी युद्ध
खत्म हो जाएगा फिर हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन भारत के जो नेता थे वो अड़े हुए थे कि पहले आज़ादी तो फिर हम लोग सहयोग करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी बवाल करेंगे। तो इन सारे से संबंधित था, इसलिए ये असफल हो गया। तो क्रिप्स मिशन 1942 केवल ये याद रखना है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, ये थोड़ा आप लोगों को समझना है। ये हमारा ऑप्शन डी होगा, माउंटबेटन योजना के तहत ये विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का। बल्कि पाकिस्तान का 1939 में द्विराष्ट्र का जो मुस्लिम लीग प्रस्ताव पारित करती है वो 1939-40 में करती है। ठीक है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, वो गए थे द्वितीय में। वो चाह रहे थे जो सांप्रदायिक जातीय आरक्षण के आधार पर ये चुनाव बांटे जा रहे हैं ये ना बांटे, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनी है, तो फिर वो वापस आ गए थे और बिना किसी को फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ये साइमन कमीशन हमारे भारत में आया था 1928 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मुझे नहीं बताने की जरूरत है, इकबाल, ये पंजाब के थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, ये देखना आप थोड़ा। जिसको आप संविधान के जनक के बारे में, संविधान के पिता के बारे में पूछते हैं, B.R. अम्बेडकर को, वो भारत छोड़ो आंदोलन के में इसमें क्या बोलते इसको आंदोलन में नहीं शामिल हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उनका कहना था कि अभी जो वर्तमान में अंग्रेज हैं वो भारतीय सरकार से सही होंगे, इसलिए जो दलितों पर, पीड़ितों, वंचितों पर जो अत्याचार होते हैं अंग्रेजों के शासन काल में भी ये लोग करते हैं, जब अंग्रेज चले जाएंगे तब तो अत्याचार और बढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए तो आप लोगों से अच्छे अंग्रेजी हैं, तो इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। अब उनका उस समय सोचने का जो नज़रिया था वो अलग था। अब वो आज के आधार पर उनको उस समय पर हम गलत नहीं ठहराएंगे, हमारी ये मूर्खता होगी। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये थोड़ा समझने वाला है। ये JB कृपलानी साहब थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? अपने यहाँ पर हरिजन चला रहे थे, लेकिन वहाँ पर चला रहे थे इंडियन ओपिनियन। ठीक है। गांधी जी ने 21 वर्ष रहे अफ्रीका में। ठीक है। ये थोड़ी एक समझने वाली बात है। तो जैसे ही भारत आते हैं वो 1915 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब, एक तो सब भारतीय नेता इनकी कार्य पर नज़र बनाए हुए थे कि एक हमारे भारत देश का नागरिक वहाँ सरकार में बिल्कुल उंगली किए पड़ा है दक्षिण अफ्रीका में। तो एक दो बार बुलावा भी भेजा हमारे यहाँ से, जो लोकमान्य तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी, लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया कि पहले हम यहाँ की समस्या का समाधान कर लें और फिर मुझे अपने भारत तो हिंदुस्तान तो लौटना है ही है। तो इस वजह से बाकी सबकी नज़र में थे, लोगों को लगा कि ये नया आया है, भारतवासियों को विश्वास दिलाने के लिए कि एक साधारण कुछ तो लोग साधु के भेष में या गरीब के भेष में, एक फकीर के भेष में भारत के जो मजदूरों के साथ थे, वो भगवान का दर्जा, भगवान का अवतार मानते थे गांधी जी को। अपनी अपनी मानने की यही तो एक भारत के मान लेते हैं आपको अच्छी दृष्टिकोण की छवि है। अब यहाँ पर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना ये हमारे गांधी जी करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, हंटर आयोग किसके लिए बनाया गया था? ये हंटर आयोग बना था वो जलियांवाला बाग घटना के लिए बना था, जांच के। वो साइमन कमीशन था, वो रॉलेट एक्ट की 1928 में आया। जब वो आपने कहीं देखा होगा किसी मूवी में कि साइमन वापस जाओ, तो तीनों सदस्य वो इंग्लैंड के थे और यहाँ पर रॉलेट एक्ट की जांच करनी थी। और रॉलेट एक्ट में जो पावर दिया गया था ब्रिटिशों को कि आप बिना किसी मुकदमा को भारतीय किसी नागरिक को आरोपी ये कर और पकड़कर जेल में डाल सकते हैं, इसीलिए एक कानून काला कहा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको अब यहाँ बहुत जरूरी है। ये 8 अगस्त 1942। ये प्रश्न धर्मगुरु लायक बनने के लायक है।
किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? अब यहाँ पर आप हंसोगे, हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्तमान में लेफ्टिस्ट है उसने भी नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इसने भी नहीं किया था। तो इसका उत्तर हमारा सभी है। आज के वर्तमान समय में जो अपने आप को राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कहते हैं, इनमें किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो ये हंसने वाली बात है, लेकिन वर्तमान में कुछ अलग विचारधाराएं अपनी अपनी लेकर, तो मैंने बताया, तो आप जैसे ही जहाँ जिस समय का इतिहास पढ़ें आप उसमें डूबने की कोशिश करें, वर्तमान समय से उस समय की स्थिति का आकलन नहीं करें। यदि आप उस समय की स्थिति का आकलन करते हैं तो फिर समझ नहीं पाएंगे, और यदि यहाँ नहीं समझेंगे, इतिहास समझना हमको संविधान समझना, ये दो चीजें समझनी है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से जो भी घटना हुई है उसको आत्म समझना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम विश्लेषण, तथ्यों का और मूल्यांकन कर सकते हैं। गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया? ये दिया 1916 में बनारस में, हिंदू विश्वविद्यालय के एक आयोजन में गए थे वहाँ। तो यहाँ पर शुरू होता है बनारस में। अब अगला प्रश्न हमारा खत्म होता है। अब वो मेरे हिसाब से जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, एक आप लोग सबने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन 2020 1920 से 1922 तक जो चला था, और चौरा चौरी एक गोरखपुर के पास गांव है, उसमें क्रांतिकारी और पुलिस में मुठभेड़ हो गई थी, 20-22 पुलिस जलकर मार दिए गए थे। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। एक थोड़ा समझ लेना, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की हम विदेशी वस्तुओं को जलाएंगे, बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, ये हो गया स्वदेशी। एक हो गया असहयोग, हम किसी भी मामले में विदेशी लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, ये चाहे वो सेना में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, किसी में। एक हो गया सविनय अवज्ञा, आप जो भी कानून बनाएंगे हम उसको बिल्कुल शांति तरीके से उसका आज्ञा का मतलब खिलाफ करेंगे, उसके अगेंस्ट में जाएंगे, ये सब न अवज्ञा करेंगे उसकी। ठीक है, सविनय, अहिंसा, हिंसा से नहीं, अहिंसा तौर पर अवज्ञा करेंगे। एक होगा खिलाफत, तो खिलाफत का वो होगा कि अब हम लोग हिंसात्मक तरीका अपनाएंगे इसकी खिलाफत का। तो ये सारे चलाए गए, तो 20, 22, 30, ये 40 से 42 में चलाया गया, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। अब बाकी हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहले स्वतंत्र भारत के वायसराय हैं वो आपको माउंटबेटन मिलेंगे अंतिम, वो राजगोपालाचारी जी मिलेंगे अंतिम। ठीक है, अब बाकी शुरुआत फिर हो जाती है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद की, तो राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इतिहास पूरा खत्म है। अब मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। जिसने क्लास ली है, पीडीएफ केवल हमारी रिवीजन के लिए है, ना कि आपको लिए पढ़ने के लिए। तो कोई भी आंसर के लिए, ऐसा कुछ के लिए आप मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा कल मैं आपको पीडीएफ संविधान की दे दूंगा, परसों आप लोगों को पीडीएफ में जियोग्राफी की दे दूंगा। अब एक एक दिन करके मैं सारी क्लासें कवर करवा के आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता जाऊंगा। स्वयं से जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं, स्वयं से भी कुछ पढ़ना है अपने से, और जो मैंने पढ़ाया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है।